गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। स्टूडेंट्स, हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे कि साइटोप्लाज्म में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। और जो लिविंग हैं, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, वो सेल ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर सेल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल ऑर्गन्स में भी एक स्पेसिफिक टर्म आती है जो अपन उस वक्त डिस्कस कर रहे थे, वो था मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। क्लियर? और शायद लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको लास्ट वीडियो में जाके सबसे पहले उस मेम्ब्रेन सिस्टम को समझना चाहिए कि वो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उस मेम्ब्रेन सिस्टम का जो पहला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं ना। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है और फिर आप डायरेक्टली ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और ना ही कुछ आपके समझने वाला है ना। तो आप सबसे पहले जाके जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें, उसको समझें और उसके बाद आप इस वीडियो में जंप करें। क्लियर? आपको अच्छा समझ में आएगा और शायद आपका जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने उस वक्त पढ़ा था और मैंने आपको ये पहले कई बार बता चुका हूँ, एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि कोई बात नहीं है अगर आप 11वीं क्लास में आए हैं, है ना, आपको बहुत चीज़ें नहीं लगेंगी, टीचर बार बार बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में सेट होने में दिक्कत आएगी। मुझे बार बार बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आपको समझना चाहिए कि वास्तव में वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसको आपको अपने माइंड में सेट कर लेने का है, जिससे क्या होगा, वो जितनी बार भी हम उसको बार बार रिपीट करेंगे उतना ही आपको रिवाइज होगा और आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट उतनी ही अच्छी तरह से आपके दिमाग में घर कर जाएगा। लेकिन आप नेगलेक्ट करेंगे, हम बार बार बोलेंगे, तो फिर ऐसे काम नहीं चलना। तो स्टूडेंट्स, हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या मेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो उससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एग्जाम में पूछा हुआ है और ये RPMT 2005 में पूछा हुआ है ये, है ना। आजकल तो नीट चलती है, लेकिन उस वक्त हमारे टाइम में RPMT और AIPMT चलती थी, है ना। तो उस RPMT में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसका आंसर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूअस है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन ही इनर फोल्ड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इनर मोस्ट एरिया जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। तो इस मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो दे रखा है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई पार्ट टूट कर अगर साइटोप्लाज्म में आया तो उसको बोलते हैं अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही फॉर्मेट होता है लाइसोसोम और वैक्यूल्स। क्लियर? तो ये कहना चाह रहा है कि ये चारों जो हैं, AR है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है, इनका एक रिलेशन है, ठीक है, इंटर रिलेशन है। तो ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, जबकि इसके अलावा और कोई सेल ऑर्गन्स है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले, वैसे में अपन ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेना चाहिए। स्टूडेंट, जो हम ब्लैक बोर्ड पे या हम जो बोर्ड पे जो डायग्राम बनाते हैं, आप नोटबुक के अंदर जो डायग्राम बनाते हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो 2D डायग्राम होते हैं ना। 3D भी आप जानते हैं 3D इमेज कैसी होती है। तो यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये एक तरीके से 3D इमेज बोल सकते हैं, है ना, 3D इमेज बोल सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको की जो लोकेशन है वो आपको दिखाई दे रही होगी ना। न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर दो वर्ड दे रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। वो अपन बाद में पढ़ेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देखें
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियस के चारों ओर, ये तो एक साइड दिखाई है ना, इसकी चारों ओर ये एक नेटवर्क है, क्लियर, एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिस्टर्नी, आपको सिस्टर्नी दिख रहा होगा, है ना, ये मैं टाइम स्केल को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, आपको सिस्टर्नी दिख रहा होगा। क्लियर। इस सिस्टर्नी के ऊपर आपको डॉट 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 सी स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं, ये राइबोसोम है, चलो ठीक है। इसके बाद इसमें आपको वेसिकल और ट्यूब्यूल्स नज़र नहीं आ रही होंगी, है ना, लेकिन आपको उधर ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है, देखो उधर साइड में, है ना, ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। तो इस एंजियोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है। तो हम पढ़ रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 कंपोनेंट होते हैं। सिस्टर्नी जो लॉन्ग फ्लैटेड अनब्रांच जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो भी अपन ने इस इमेज में देखी, दो कितनी अच्छी तरह से आपको दिख रही हैं, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। वेसिकल्स ये ओवल शेप की होती हैं स्ट्रक्चर, वो भी अपन देख लेंगे। और ट्यूब्यूल्स ये इरेगुलर और ऑफन ये ब्रांचेज होती हैं, ये फ्री भी हो सकती हैं और सिस्टर्नी से एसोसिएटेड हो सकती हैं। देखो आपको इसमें दिख रही हैं इधर, देखा ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नीचे देखो ये स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स ही हैं, है ना। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ दिख रहा है सिस्टर्नी दिख रही है ना, डॉट डॉट राइबोसोम है, ये वेसिकल है और आपको ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। ट्यूब्यूल्स देखो, एक चीज़ और सीख लो इस डायग्राम से। अभी अपन ने पढ़ा सिस्टर्नी फ्लैटेड है, अनब्रांच्ड, और ट्यूब्यूल्स क्या है? ब्रांच्ड है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है सिस्टर्नी अनब्रांच है और ट्यूब्यूल्स क्या है? ब्रांच है। ठीक है, डायग्राम से सीखना है ना, थ्योरेटिकल से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको डायग्राम से ही सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। कि जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास डायग्राम बना हुआ है, आपने खुद अपनी मेहनत से डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम ही आपके सारे आंसर क्लियर कर देगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको दिख भी रहा है कि 3 पार्ट हैं, यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो उसके ऊपर बोल, और अटैच होने से क्या होगा? वो थोड़ी सी रफ हो जाएगी, है ना। अगर आप सरफेस के ऊपर तो कोई मिट्टी डाल देंगे तो वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच है तो वो रफ हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसको जो है स्किन वो क्या होगी? स्मूथ रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER की फुल फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER की फुल फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, क्या है? कि रफ एंडोप्लाज्म की सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्म की सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते। क्लियर। अब इसमें एक स्ट्रक्चर देखो, आपको बिल्कुल लेफ्ट में ऊपर दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है और नीचे सेल मेम्ब्रेन दिख रही है और बीच में आपको ER दिख रही है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक बिल्कुल कंटिन्यूसली होती है ना। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि 2 तरह के राइबोसोम, RER आपसे पूछ सकता है कई बार, RER की फुल फॉर्म, SER की फुल फॉर्म। तो RER की फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER की फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नीचे आप देख लीजिए, ये मैं फिर इसको साइड में कर देता हूँ। राइबोसोम का ही मेन डिफरेंस है ना। RER की सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए इसकी सरफेस रफ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस टेबल से आप बहुत अच्छी तरह आप जो है आंसर दे सकते हैं। रफ है इसका मतलब उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ग्रेनुलर हो गया, और अगर स्मूथ है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपन ने ए ग्रेनुलर बोल दिया। ठीक है। अब इसकी सरफेस पर राइबोसोम, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ER प्रेजेंट होती नहीं है। क्लियर। क्योंकि और ये जो ER है ये केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी, और यूकैरियोटिक सेल में ATS टाइप के राइबोसोम होते हैं। क्लियर। तो
आपके जो आर ई आर है उसके ऊपर ATS राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये रफ या जो आर ई आर है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि राइबोसोम इस पर आके अटैच होते रहते हैं। क्लियर। अब बेटा राइबोसोम अटैच है, सुनना ध्यान से, अगर राइबोसोम अटैच है तो राइबोसोम को अपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर। तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं तो इसलिए क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है, एक हेल्प करती है राइबोसोम को, एक स्पेस प्रोवाइड कराती है अटैचमेंट के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती नहीं है, हेल्प करती है। क्लियर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये लिपिड सिंथेसिस में, हाँ, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ये क्या करती है, हेल्प करती है। किन किन सेल्स के अंदर मिलेंगी, जो प्रोटीन से रिलेटेड है वो RER उसमें ज़्यादा मिलेंगे, जो लिपिड से रिलेटेड है उसके अंदर SCR ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर। ये इस स्ट्रक्चर को आप देखें, इसमें ये इमेज मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि इसमें आपको सिस्टर्न भी दिख रही है, आपको ट्यूब्यूल्स भी दिख रही है ना, और आपको वेसिकल्स भी दिख रहे हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें दो सरफेस दिख रही है, एक तो दिख रही है सिस और एक दिख रही है ट्रांस। ठीक है। जो सरफेस न्यूक्लियस की ओर है उसको बोलते हैं सिस, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको बोलते हैं ट्रांस। इस इमेज में आपको और भी अच्छी तरह दिख जाएगी, दिख रही है। सिस वाली कहाँ है, न्यूक्लियस की तरफ, और जो दूसरी तरफ है वो ट्रांस है। मैं इसमें चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो इमेज आपके सामने है इसमें देखिए, न्यूक्लियस से कोई भी सब्सटेंस है ER से कहाँ पर आ गया, आपके वेसिकल में, वेसिकल से ये गोल्जी अपरेटस में होता हुआ और ये सेल से बाहर चला गया। तो एक तरीके से कोई भी सब्सटेंस अगर न्यूक्लियस से और अगर सेल के बाहर जा रहा है तो वो इस नेटवर्क के थ्रू बाहर जा सकता है, तो साइटोप्लाज्म जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, ER के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो इसके अंदर सुक्रेज, NDH डाइफास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, है ना, NADS, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, मैग्नीशियम+2 एक्टिवेटेड एटीपेज, है ना, और ये एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेटेज, है ना, न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट, ये एंजाइम इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जो ER के जो फंक्शन है। पहली बात तो सुनिए, अगर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसकी नेचर पूरी तरह से लिक्विड तो नहीं है, पर लिक्विड है, बीच में इस न्यूक्लियस को अगर आपको स्मिड में रखना है तो ये एक स्केलेटन का काम कर सकती है, एक सपोर्टेशन का काम कर सकती है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का काम करती है। सब्सटेंस अगर सेल से न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं, न्यूक्लियस से सेल से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से सब्सटेंस के एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। रफ ER आपको बताया मैंने कि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन सरफेस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस प्रोवाइड कराती है, एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। SER है वो आपको मैंने बताया लिपिड सिंथेसिस में क्या है, हेल्प करती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि ER की सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होती है। फिर है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस सिक्का का कोई पार्ट टूट कर अगर साइटोप्लाज्म चला गया तो वो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से सीक्रेटरी नेचर होती है तो वो लाइसोसोम बनाएगी। तो ये लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज और सब माइक्रो बॉडीज बनाने में भी हेल्प करती है। डिटॉक्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स, पोल्यूटेंट और स्टेरॉइड है ना, इसको हमारे सेल से बाहर निकालने में हेल्प करती है। क्लियर। और ये गोल्जी बॉडीज ER प्रोवाइड प्रेशर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडीज। यस, गोल्जी बॉडीज में जो भी सब्सटेंस है वो ER से ही आते हैं, तो एक तरीके से वो उसमें प्रीकर्सर की हेल्प, प्रीकर्सर होता है कि गोल्जी बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस बने हैं या बन रहे हैं वो ER से आते हैं। तो जो प्रीकर्सर है गोल्जी बॉडीज के मटेरियल वो क्या है, ER से ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब अपन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व नहीं करते, सॉरी,
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चन नंबर नहीं डले हुए, लेकिन जैसे जैसे स्लाइड में आते जा रहे हैं इसके नंबर समझना। पहला क्वेश्चन है GERL। मैं बता देता हूँ, G का मतलब होता है गोल्जी बॉडी, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और R का मतलब लाइसोसोम। इन तीनों को मिलाकर बना दिया GER सिस्टम, GERL, है ना। कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस, मतलब किसी भी बायो मेम्ब्रेन का बनना, बायोटिक स्ट्रक्चर का बनना बायोजेनेसिस कहलाता है। तो GERL कंसर्न विद द बायोजेनेसिस ऑफ गोल्जी बॉडीज, ER माइटोकॉन्ड्रिया, और फोर्थ लाइसोम। इसका जो भी आंसर है बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर, क्लियर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप इनके आंसर, है ना, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जाके दें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपका आंसर सही है गलत, पहली चीज़। दूसरा, मैं ये भी देख सकूं कि कौन सा बच्चा, है ना, वीडियो देख रहा है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस? RER, दूसरा SER, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम। क्लियर। ठीक है, मैं स्लाइड चला रहा हूँ, लेकिन आप तो उसको पॉज करके आप क्वेश्चन अच्छी तरह डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ER इज नॉट रिलेटेड विथ प्लाज्मा, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। क्लियर। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना। फोर्थ आपके सामने, RER is well developed in cell engaged in the synthesis of steroid, fats, vitamins and protein. Clear? Next question है आपके सामने, the nuclear membrane originated from ER, Golgi cisternae, Golgi vesicles and lysosome. Clear? अगला है, the endoplasmic reticulum is present in nucleus, chromosome, न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स, एक बार अपन क्वेश्चन वापस मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। आप तो सीधे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का A या जो भी है 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का, या फिर आपसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सर रफ याद है तो आप सीधे लिख दें, है ना। जो भी है नंबर चेंज नहीं हो सकते, मुझे पता है। पहला क्वेश्चन ये है, सॉरी, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो 6 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं। स्टूडेंट्स, आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।